देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम सिमिलर काइंड, ये इसका डेफिनेशन हो गया। और रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है, बट स्पीसीज कंटिन्यूएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो स्पीसीज का कंटिन्यूटी जो होता है वो नहीं होगा। और हम लोग ये बोल सकते हैं, और पॉपुलेशन इंक्रीज इन पॉपुलेशन के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद reproduction is of two type, is of two types. First asexual और दूसरा सेक्सुअल। फर्स्ट में asexual reproduction, it is the formation of new individual from specialized or unspecialized parts of a single parent without the formation and fusion of gametes. Okay, it occurs by spore in fungi. Next, fission and multiple fission occur in most unicellular organisms. Yes, ठीक है। उसके बाद फ्रैगमेंटेशन और breaking into parts with each fragments grow into complete organism. Complete organism occur in fungi, occurs in fungi, algae, protonema of mosses, etc. नेक्स्ट है रीजनरेशन, is the process by which lost part regenerate lost part so that single individual can form two or more individuals, so that
single individual can form two or more individual. ठीक है, इसको नोट करो। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ये लिखा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, सब में कहीं ना कहीं एग्जांपल है। जैसे फंगी है, एल्गी है, लोअर एनिमल, ये 4 फॉर्म से करता है। फिजन, मल्टीपल, मैक्सिमम यूनिसेलुलर जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब है। ऐसे ये सब सारा कुछ हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, तो वहां पे एग्जाम्पल है। यहाँ से भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमेशा पूछता है, प्लानेरिया के केस में हम लोग देखने को मिलता है। तो प्लानेरिया वो एग्जाम्पल हम अभी नहीं लिख पाए हैं जगह की कमी की वजह से, इसको नोट करो फिर लिखाते हैं। इसमें जो भी है, जो भी मेथड है और उसका एग्जाम्पल है, उसको ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बस उसी से पूछता है, एग्जाम्पल से। ठीक है, ये चीज इसको नोट करो। ये है 2 और मोर। सर ब्रेकिंग इनटू पेयर्स लिखा है क्या? इसमें रीजनरेशन, एक सेकंड, कहाँ पे? सर फ्रैगमेंटेशन और ब्रेकिंग हाँ, और ब्रेकिंग टू पार्ट्स है, सॉरी, breaking into parts with each fragment grow into complete organism occur in fungi, algae, protonema of mosses. ओके सर।
हो गया? यस सर, हो गया। इसका एग्जाम्पल साथ में लिखना, रिजनरेशन का एग्जाम्पल नहीं लिख पाए थे यहाँ पे जगह की वजह से, इसका एग्जाम्पल साथ में रहेगा। ये जो होगा इसमें किस में हो जाएगा? ईस्ट में होगा, जो कि एक फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस बोलते हैं, डायरेक्टली हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। एंड हाइड्रा, जो कि मल्टीसेलुलर है, एंड हाइड्रा। ठीक है, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है तो वह लिख देते हैं। उसके बाद ये है, अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction, it involves the formation and fusion of gametes of two types of gametes called or they fuse zygote give rise to in unicellular or organism, growth and reproduction are synonyms. Many organisms do not produce, example mule, sterile bee, an unfertile couple, infertile human couple, Therefore, reproduction is not an all inclusive characteristics of living
living organism. However, no non-living object has the power to reproduce or replicate. ये है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसको नोट कर लो रिप्रोडक्शन का। उसके बाद बस एक कॉन्सियसनेस बचेगा, वो हम लोग लिख लेंगे। सर however के बाद क्या लिखे हैं? No non-living object has the power to reproduce or replicate. However, no non-living object has the power to reproduce or replicate. ये वाला ना, ये वाला पार्ट। हाँ यस सर। सर हो गया ना? अब लास्ट है कॉन्सियसनेस। कॉन्शियसनेस और it is the awareness of the surrounding and responding to external stimuli. स्टिमुली क्या होता है बताओ तो, कैसे तुम डिफाइन करोगे स्टिमुली को? बोलो। कायनात, सृष्टि, बताओ
स्टिमुली क्या होता है, कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं तुम लोग को, तो स्टिमुली को कैसे तुम डिफाइन करोगे? सर एक तरह का रिस्पॉन्स, रिएक्ट करना। रिस्पॉन्स करना। हाँ, रिस्पॉन्स करना, जैसे मान लो रिएक्ट करना कोई भी, तो React- देखो, हाँ, तो स्टिमुली एक ऐसा एजेंट है जिसके कारण रिस्पॉन्स होता है। बिना स्टिमुली को कोई भी रिस्पॉन्स करेगा क्या? नहीं करेगा, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल। जैसे अगर हमको गर्मी लगेगा, तो जो ये हॉट है, आई मीन हॉट चीज जो है, आई मीन जो गर्म जो भी है, वो क्या हो जाएगा? स्टिमुली होगा। तो स्टिमुली एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। हमारे बॉडी में बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, बिना स्टिमुली के वो काम नहीं करेगा। जैसे हार्मोन, हार्मोन का एक्शन एक तरह का, जब तक उसको स्टिमुली नहीं मिलेगा, जब तक उसको मैसेज नहीं मिलेगा, तब तक वो रिलीज नहीं होगा, काम नहीं करता है। ये चीज होता है स्टिमुली, मतलब एक ऐसा एजेंट जो रिस्पॉन्स कॉज करता है, वो स्टिमुली है। ठीक है? और ये, तो द एक्सटर्नल स्टिमुली can be physical, chemical or biological, The stimuli received by कौन? सेंस ऑर्गन। इसको ध्यान रखना, क्योंकि अगर सेंस ऑर्गन नहीं होगा तो कोई भी स्टिमुली को हम लोग रिसीव नहीं कर पाएंगे, या कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाएगा। तो मतलब एक तरह का सेंस ऑर्गन वहां पे होना चाहिए, तभी ये कॉन्शियसनेस प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है? जैसे अगर हम लोगों के हाथ में मच्छर बैठ जाता है तो उसको हटाने के लिए जो रिस्पॉन्स करता है तो उसको स्टिमुली बोल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते? फिजिकली हुआ वो, केमिकली हो, क्या फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, कुछ भी हो गया, दो तीनों में से कोई भी। इसलिए तो फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली लिखे हम ना। ठीक है? एक्सटर्नल हो, देखो एक्सटर्नल मेनली जो होता है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है मेनली। ठीक है? मेनली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। बाकी बात जो है फिजिकल भी हो सकता है। आप कोई तुमको मारेगा तो मारेगा तो किसी चीज से ही मारेगा। उसी तरह कोई बाइट कर रहा है तो वहां पे तो फिजिकल वहां पे हो रहा है ना, इसीलिए वो यस फिजिकल। हाँ, सेंस ऑर्गन इन higher animal is higher animal is in higher animal, एग्जाम्पल यहां से लिखना, आई, ईयर्स, स्किन, और क्या होगा? नोज, ईटीसी कर देते हैं। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है? यस प्लांट डू नॉट possesses such sophisticated such sophisticated sense organ. However, they do respond to external factors such as light, water, temperature, pollutants, and other organisms, etc.
photo periods duration of daily exposure of light influence reproduction in those animal and plants which breed during particular season seasonal breeders। ठीक है, चलो consciousness is said to be the defining property of living organism। इसको नोट कर लो, इसमें और कुछ लिखाना है, कुछ पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट है। इसमें ऐसा कोई वर्ड है जो नहीं समझ में तुम लोग जरूर पूछ लेना, ठीक है, कुछ भी पूछ लो। सर पॉजेस के बाद क्या लिखे है? थर्ड सच सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन, मतलब इस तरह का कोई भी सेंस ऑर्गन प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है, वही लिखे हैं, सच सोफिस्टिकेटेड। सर फोटो पीरियड्स वाला लाइन रीड करिए ना एक बार। फोटो पीरियड्स अंडर ब्रैकेट ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर ऑफ लाइट ब्रैकेट क्लोज इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन इन दोज एनिमल एंड एक सेकंड थोड़ा कहीं गलत हो गया क्या? ठीक है। influence reproduction in those animal and plant which breed during particular season। ठीक है, इसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। सही बात है। देखो फोटो पीरियड्स तो सही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लांट के लिए, और एनिमल के लिए भी ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रीडिंग में ये हेल्प करता है और वो सनलाइट मिलेगा तभी वो ब्रीडिंग कर पाएगा। तो ये सीजनेबल ब्रीडर कराता है कि जब ऐसा सीजन आता है तभी ये हो सकता है, मतलब एक्सपोजर ऑफ लाइट उस टाइम होना चाहिए डेली का, इसलिए फोटो पीरियड इसको बोलते हैं। और हम लोग फोटो पीरियड प्लांट में भी पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब एक्सपोजर ऑफ सनलाइट से कौन कैसे जर्मिनेट करता है, उस तरह के मैकेनिज्म को भी, जो वर्नलिज्म का प्रोसेस है, याद आ रहा होगा तो प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे लास्ट वाला जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक चैप्टर है, उसी में ये कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, वहां पे भी हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। यहाँ ब्रीडर्स के केस में दिया है, वहां पे हम लोग
ग्रोथ के केस में पढ़ेंगे। ओके सर। हो गया कंप्लीट? नो सर, लास्ट लाइन। हाँ ठीक है ठीक है, लिखो। ठीक, कोई भी पॉइंट अगर प्रॉब्लम हो समझने में तो जरूर पूछ लेना, ठीक है? हाँ यस। ऐसा तो ये सब हम लोग पढ़े ही हैं, मतलब समझे ही हैं, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सर हो गया। अब इसी में पॉइंट है साथ में, इफ अ पेशेंट इज लाइंग इन कॉमा, and is supported by a machine, for various functions. Self-consciousness and consciousness to self-consciousness and self-consciousness and consciousness to external environment, are supposed to be absent, absent. Some of these patients never come back to normal life. They can neither be called living, they can neither be called living nor non-living or dead, nor non-living or dead. ये चीज है इसमें, ये है इसका। अब इसी में हम लोग को एक पढ़ना है, वेरिएशंस भी इसमें इम्पोर्टेंट है, वेरिएशंस भी देख सकते हैं। लिविंग बीइंग possesses variation and have the ability to evolve
वेरिएशन होगा तो इवॉल्व होगा ही होगा विथ टाइम, टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन का सीधा सीधी मतलब क्या है कि जहां पे रह रहा है वहां के नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट करना। वेरिएशन और चेंजेस इन फॉर्म and behavior which help an organism to adjust well and successfully in its environment. Are called adaptation. चलो ये दो चीज है, और इसके अलावा हीलिंग पावर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मूवमेंट वगैरह भी होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लो। बस एक इसका मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन बचेगा, उसको हम नोट कराते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो इसको नोट करो। सर हो गया ना? चलो अब लास्ट है इसका डेफिनेशन, उसको हम लोग नोट करते हैं। living organisms are therefore
self replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli sharing a common genetic material to varying degree both horizontally and vertically। ये है तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक है, इसको नोट कर लो। सर हो गया ना। चलो, हम लोग का जो एक टॉपिक था लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि किसको बोलते हैं वो खत्म हुआ। अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है डाइवर्सिटी। तो आज थोड़ा हम लोग इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना क्या है और ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, समझना हम लोग क्या चाहते हैं। तो सबसे फर्स्ट में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड या फिर बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। देखो, सबसे पहले डाइवर्सिटी का यहाँ क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं तो हमको और कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड। ठीक है, डिफरेंट काइंड या फिर डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लिखते हैं या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लिखते हैं, इसका कहने का मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, एक डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। और वो जो डिफरेंट फॉर्म है वो किस किस बेस पे हो सकता है, तो मॉर्फोलॉजिकली, शेप, साइज, कलर, हैबिट्स, इस तरह का जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो अगर प्रेजेंट है एक एरिया में, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो में सिंपल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात होगा तो तीन ही लिविंग पार्ट है, एक है प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब। ठीक है, अगर तुमको बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन एग्जैक्टली लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन अ गिवन जियोग्राफिकल रीजन। गिवन जियोग्राफिकल क्योंकि हमको कोई एक एरिया जरूर लेना पड़ेगा।
तभी हम लोग को पता चलेगा कि वहां का डाइवर्सिटी क्या है, वहां पे कौन सा एनिमल ज्यादा प्रेजेंट है, कौन सा कम है, कैसे वो सरवाइव करता है, उसका क्या कलर है, ये ठीक है। जैसे सपोज दैट कि अगर हम लोग ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं और बोला जाए कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या डाइवर्स है, तो एनिमल तो ठीक है, एनिमल में चलो हम लोग जैसे ह्यूमंस के केस में अगर आए, लेकिन एनिमल में मेनली जो जानवर लोग हैं, जैसे मान लो स्पीसीज है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का स्पीसीज, जैसे मान लो क्रॉ दिख जाएगा, पीकॉक वगैरह यहाँ नहीं दिखता है, वो उसका एरिया अलग है। तो जितना भी है, तो एक पता चला ना कि हाँ चलो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को ये चीज मिला, और यहाँ पे इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके अलावा वो नहीं है, तो वो होता है बायोडाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी ऑफ गिवन ज्योग्राफिकल रीजन, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। अब जैसे मान लो झारखंड में बोलता है प्लास का फूल ज्यादा होता है, सब तुम लोग भी जानते होगे कि झारखंड का जो फूल है वो उसमें प्लास का ज्यादा फूल है, इसके अलावा प्लास, ऐसा नहीं कि प्लास के अलावा और फूल नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे प्लास का तुमको जो नंबरिंग है, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो उसका एरिया है वो ज्यादा है, कहने का मतलब कि प्लास यहाँ ज्यादा दिखता है, ये चीज है। यहाँ पे जंगल है, झारखंड है, यहाँ पे जंगल है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट भी यहाँ प्रेजेंट होगा। तो मतलब अगर देखा जाए ओवरऑल कि कोई एक गिवन ज्योग्राफिकल रीजन लेते हैं और वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल या प्लांट या फिर माइक्रोब का स्पीसीज अगर प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और अगर जब भी डिफरेंट काइंड या फिर डिफरेंट फॉर्म अगर हम बोलते हैं, तो फॉर्म में हम लोग को क्या क्या लेना है, तो मॉर्फोलॉजिकली, शेप एंड साइज, कलर, ये सब चीज होता है। अब एक चीज बताओ कि अगर मान लो तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में जानेंगे कैसे? तो उसके बारे में जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि सिस्टमैटिक क्या होता है। सिस्टमैटिक क्या होता है? व्हाट इज सिस्टमैटिक? मतलब सिस्टमैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके अकॉर्डिंगली, उसके मतलब फंक्शनिंग के हिसाब से या कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से उसको कैटेगराइजेशन कर पाए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको कैटलॉगिंग कर पाए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको ग्रुप में रख पाए। मतलब कि एक डेफिनिट उसका नाम, पता, शेप, साइज, उसका बिहेव, उसका अंदर का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको अगर सिस्टमैटिक वे में हम कैटेगराइज कर देंगे, उसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक। ठीक है, जैसे मान लो हमारे सामने कोई भी आता है, जैसे मान लो फल, जैसे एप्पल, तो एप्पल जैसे तुम सोचते हैं तो क्या होता है, ये रेडेड होता है, गोल होता है, और डिफरेंट टाइप का फल आता है, एक साइज में बड़ा, एक साइज में छोटा, कलर भी चेंजिंग है, कोई ग्रीन एप्पल होता है, कोई रेड एप्पल होता है, कोई छोटा एप्पल है। तो कैसे तुमको समझ में आ रहा है कि ये उसका शेप, साइज, उसका कलर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब देखा जाए उसका न्यूट्रिएंट वगैरह क्या है, वो सबसे भी हम लोग पता कर सकते हैं। मतलब अगर एप्पल के बारे में हम लोग को जानना, तो उसका पूरी हमको जानना पड़ेगा ना, ऊपर से उसका क्या बिहेव है, सॉरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे फंक्शनिंग, कैसे उसका रिप्रोडक्शन है, वो सारे को मिला के जब हम एक कैटेगराइज कर देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक। वहीं पे क्योंकि सिस्टमैटिक वर्ड आने के बाद जस्ट एक और वर्ड आया जिसका नाम लिया गया टेक्सोनॉमी, और ये टेक्सोनॉमी जो वर्ड है ये दिए थे लीनियस। और फर्स्ट टाइम किसी भी स्पीसीज के बारे में जानने का तरीका बताया कि कैसे उसको जान सकते हैं। तो टेक्सोनॉमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं ग्रुप में, या कैटेगरी, हमको कोई एक मेथड दिया हुआ है, उसको अरेंज करते हैं बाय द रूल। अब ये जो अरेंजमेंट करेंगे किसमें करेंगे, तो इसके लिए एक सिस्टम निकाला गया जिसका नाम था हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब तुम्हारे सामने बोला कि रूल के हिसाब से अगर हमको किसी को कैटेगराइज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो रूल में 3 चीज है। एक है सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, दूसरा उसका क्लासिफिकेशन करो। अब क्लासिफिकेशन का बेसिस बहुत हो सकता है, और तीसरा तीसरा फिर नेमिंग करो। क्लासिफिकेशन में जैसे सबसे पहले उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख ले, एनाटॉमिकल देख ले, फिर उसका डेवलपमेंट देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, उसका अंदर इंटरनल जो ऑर्गन प्रेजेंट है कैसे है, ऑर्गन में क्या है, जैसे कोई टिश्यू लेवल है, कोई सेल लेवल है, कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ये सारा क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। साइटोलॉजिकल स्टडी, कैमोटेक्सोनॉमिकल स्टडी, ठीक है, उसका न्यूमोटेक्सोनॉमिकल, क्लैडिस्टिक कैसे इवॉल्व हुआ है, एंसेस्टर उसका क्या है,
रिप्रोडक्शन देखेंगे तो डेवलपमेंट भी देखना पड़ेगा कि उसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखना पड़ेगा, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। जैसे स्ट्रक्चर में जैसे मान लो फिश का है तो फिश के ऊपर में क्या रहता है प्रेजेंट, स्केल्स रहता है, ठीक है। और तुम्हारा इसमें क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स के भी बॉडी में स्केल्स है, जैसे कुछ कुछ में स्केल्स है तो उसमें हॉर्नी स्केल्स है, हार्ड स्केल्स है, बट फिश में सॉफ्ट स्केल्स है। ऐसा तो नहीं कि रेप्टाइल को फिश में रखा गया या फिश को रेप्टाइल के, क्योंकि दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारा क्लासिफिकेशन में आ जाता है। आइडेंटिफिकेशन का सबसे बड़ा जो है, ये सबसे बड़ा जो मतलब बोल सकते एक तरह का प्रॉब्लम कि कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट टाइम तुम न्यू स्पीसीज देख रहे हो, कोई नया ऑर्गेनिज्म तुमको मिला, उसके बारे में तुमको कुछ नहीं पता है, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो कि कैसे करेंगे, क्योंकि हम सामने जा नहीं सकते हैं, हो सकता है वो हमारे लिए हार्म हो जाए, हो सकता है हमारे लिए यूजफुल, बट जानते तो नहीं है। लेकिन इस टेक्सोनॉमी में सबसे पहला काम था आइडेंटिफिकेशन का। तो आइडेंटिफिकेशन का जो मेन रीजन है, आई मीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जैसे मान लो कहीं भी गए और तुमको कोई भी मतलब इस तरह का मान लो सपोज है कि एक स्ट्रक्चर मिला है, तुम उसके बारे में नहीं जानते, तुम तो बोल सकते ये वॉर्म भी है और ये स्नैक भी है, बट अगर लेंथ के हिसाब से बात करोगे तो अगर ये लेंथ में ज्यादा दिख रहा है तुमको, ये तुम पहला क्या बोलोगे, अरे ये सांप है, बड़ा सा सांप है। लेकिन सांप का कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको पता है, अभी हमको सब कुछ बहुत कुछ पता है, क्योंकि सिस्टमैटिक या बायोडाइवर्सिटी जो है उसी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अभी तक में करंटली 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को जाना जा चुका है, और इसके बाद आगे जान रहे हैं। और इवन की एक मतलब सरप्राइजिंगली बात यह है कि हर एक साल न्यू 15,000 स्पीसीज को मतलब किया जा रहा है, मतलब उसका डिस्कवरी किया जा रहा है, उसका इस पे मतलब बोलते हैं ना उसको नोमेनक्लेचर या कैटेगराइजेशन करने का काम चल रहा है उस पर, क्योंकि जो भी नया मिल रहा है उस पर काम चल रहा है। और एक ग्लोबल डाइवर्सिटी एक इंस्टीट्यूट है, एक तरह का संस्थान है जो कि 2000 में बना था, वो तो कहता है कि अप्रोक्सीमेशन 30 मिलियन स्पीसीज को जानना अभी बाकी है, जिसको जान चुके हैं ठीक है, लेकिन अप्रोक्स 5 to 30 बोल रहा है, वो एक अप्रोक्सीमेशन लगा, बट मैक्सिमम 30 मिलियन स्पीसीज को जानना भी अभी बाकी है। इतना हो सकता है ऑन अर्थ, पूरे अर्थ की बात कर रहा था, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल बोले ये एक साइज शेप में नहीं, ये बड़ा है, चलो ये मॉर्फोलॉजिकल दिख रहा है, नहीं ये बड़ा है, तो ये क्या है, स्नेक हम बोल देंगे। अब स्नेक जैसे दिमाग में तुमको क्या होगा, वो पॉइजनस है, तो उसको हम लोग सेफ्टी से लाएंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में बहुत कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास स्नेक का सारा कुछ है, वॉर्म का सारा कुछ है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जिससे मैच हो गया ये हो जाएगा। अब सबसे बड़ा बात है कि क्लासिफिकेशन करना, उसको नेमिंग करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो नेमिंग के लिए टेक्सोनॉमी में जो लीनियस है, लीनियस जो है वो नेमिंग का एक रूल बनाए जिसको बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें वो लीनियन सिस्टम ही कहलाता है। तो इस तरह से सिस्टमैटिक और टेक्सोनॉमी वर्ड आया, और सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी इज अ इंटरचेंजेबल वर्ड। और इसी में एक साइंटिस्ट है सिम्पसन, जो सिस्टमैटिक को जो लिखे वही चीज टेक्सोनॉमी को भी बताए, वही बताया कि सिस्टमैटिक जो है वो टेक्सोनॉमी, और टेक्सोनॉमी में डिफरेंट क्या लिखा है कि किसी को भी अरेंज करो बट रूल से करो, नहीं तो वो नहीं अरेंज हो पाएगा। बट सिस्टमैटिक में क्या बोला कि कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी न्यू स्पीसीज को कैटेगराइजेशन करना है वो सिस्टमैटिक कहलाता है, और इसमें भी सिस्टमैटिक कैटेगराइजेशन नहीं करना, लेकिन वो रूल के तहत करना है, इसीलिए ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड बोला जाता है, ठीक है। ये चीज है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी, जो कि बायोडाइवर्सिटी का मेन मतलब एक बोलते हैं ऑब्जेक्ट है कि नहीं, हमको इसी चीज पे इसमें जानना है। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक समझ गए, उसका टेक्सोनॉमी समझ गए। अब देखो जब टेक्सोनॉमी हुआ तो स्टार्ट एरिस्टोटल के टाइम से ही सारा स्पीसीज का क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट हो गया, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट वे था, ठीक है। अब उसमें से हम लोग को ये जानना है कि क्लासिकल टेक्सोनॉमी क्या बोलता है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या बोलता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं जान पाएंगे कि क्लासिकल और मॉडर्न में क्या डिफरेंसेस है, देखो क्योंकि इनिशियली जितने भी साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट मैक्सिमम फिलोसफर होते थे, फिलोसफी, तो वो कुछ कुछ सोच के बना देते थे कि चलो ये है। जैसे इनिशियली जब एरिस्टोटल के हिसाब से बात करके, एरिस्टोटल से लीनियस के बीच के तक में बहुत सारे
साइंटिस्ट आए जो स्पीसीज को क्लासिफाई करने का कोशिश किए, और अल्टीमेटली लीनियस कुछ हद तक क्लासिफाई कर पाया, और यही सबसे पहला किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसका नाम था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन का तरीका सुनो स्टार्टिंग से। ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट में क्या था कि चलो ये एनिमल पानी में रहता है, ये एनिमल एरियल रह रहा है, और ये एनिमल लैंड में रह रहा है, भले वो एक ही हो, आई मीन एक ही क्लास का हो, एक ही ग्रुप का हो, लेकिन तीनों को अलग अलग कर दिया। जैसे एरियल, फ्लाइट एंड टेरेस्ट्रियल, जैसे बर्ड्स को इसी तरह से पहले किया गया था, उसके हैबिट के हिसाब से उसको कैटेगराइजेशन किया, लेकिन वहां सारा कुछ फुलफिल नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको प्लांट में रख दिया, बट वो प्लांट नहीं था, जैसे प्रोटिस्टा का कुछ था, ठीक है, मोनेरा को एनिमल में रख दिया था, एल्गी का कुछ कुछ पार्ट को रख दिया था, जैसे प्रोटिस्टा का कुछ पार्ट को एल्गी में रख दिया था, तो दिक्कत तो हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ ऐसा बेसिस बनाया, जैसे एक तो बेसिस बनाया, दूसरा बेसिस था कि आरबीसी के कारण रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, इस हिसाब से भी ऑर्गेनिज्म को बांटा गया। ठीक है, तो बहुत सारा बेसिस था, और मेनली वो बेसिस था मॉर्फोलॉजिकल, उसका हैबिट एंड हैबिटेट, इससे ज्यादा क्लासिफिकेशन और कोई नहीं कर रहा था। लेकिन लीनियस के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो टैक्सोनॉमी में काम किया और क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारा तरीका निकाले। अल्टीमेटली जैसे ये हक्सले, फिर जॉन रे, फिर बोल सकते हैं कॉपलैंड, इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट आके ये जो टू किंगडम है वो अल्टीमेटली 5 किंगडम तक लिख पाए, जो कि आर.एच. व्हिटेकर किए थे, कि आर.एच. व्हिटेकर ही था जो पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करेंगे सिस्टमैटिक या टेक्सोनॉमी का, तो एरिस्टोटल टू लीनियस तक जो था वो क्लासिकल टेक्सोनॉमी था, और क्लासिकल टेक्सोनॉमी में बहुत कुछ ऐसा था जो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाया था, जैसे स्पीसीज, किसका कौन स्पीसीज है वो नहीं था, किसका क्या रिलेशन है नहीं पता चल पाया था, जिसके कारण क्लासिफिकेशन, एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे बोलते हैं ना 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, ये नहीं हो पाया था। तो अल्टीमेटली आर.एच. व्हिटेकर आए, और आर.एच. व्हिटेकर आके वो ऐसा सिस्टम बनाया जो कि क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से अच्छे से उसको कर पाए, अल्टीमेटली पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कर पाया था, क्योंकि उसका मेन बेसिस, क्लासिफिकेशन में बहुत सारा बेसिस था, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उनका मेन बेसिस था एक तो रिलेशन निकालना, रिश्ता, क्या ऑर्गेनिज्म का क्या किससे रिश्ता है, वो कैसे इवॉल्व हुआ है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप निकाल के आर.एच. व्हिटेकर जो है अल्टीमेटली सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांट पाए। पहला क्लासिकल जब बना था उसमें बहुत कुछ मिसिंग था, स्पीसीज को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए, लेकिन जब मॉडर्न हुआ, क्योंकि क्लासिकल जो टेक्सोनॉमी लिखे थे, आई मीन बताए थे, उसमें बहुत कुछ था, जैसे लीनियस, ठीक है, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, ये सब, क्योंकि जो फादर ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, सब इसी में क्लासिकल में काम किए थे। लेकिन अल्टीमेटली जब न्यू सिस्टमैटिक आया तो वो जूलियन हक्सले 1940 में न्यू सिस्टमैटिक में बहुत सारा कंसिडरेशन को मतलब कंसिडर किया, कंसिडरेशन जैसे मतलब क्लासिफिकेशन, जैसे उसका बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, जेनेटिक्स, इवन की डेवलपमेंट, सारे एस्पेक्ट्स पे काम करके वो मॉडर्न टेक्सोनॉमी बनाए, और अल्टीमेटली बताए कि टेक्सोनॉमी में स्पीसीज एक ऐसा यूनिट है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक मतलब क्लासिफिकेशन का एक यूनिट है, मतलब करने का मतलब जैसे बोलते हैं लाइफ का यूनिट सेल, तो क्लासिफिकेशन का यूनिट स्पीसीज है। अल्टीमेटली स्पीसीज को ढूंढना ही पड़ेगा कि ये है क्या स्पीसीज, जैसे हम लोग में है, ह्यूमन में मेल फीमेल है, लेकिन दोनों है तो होमो सेपियंस, हम लोग अलग अलग तो नहीं है, दोनों सेम ही स्पीसीज है। ठीक है, ये डिफाइन किया गया कहाँ, मॉडर्न में। तो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन की हमको, और इस टॉपिक में हमको ये जानना है कि क्लासिफिकेशन का क्या क्या बेसिस था, क्लासिकल टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, देन हम लोग का बेसिस क्या था कि क्या क्या है, और जैसे नॉमेनक्लेचर क्या बोलता है, ठीक है, जब किसी स्पीसीज को कैटेगराइजेशन करना तो उसका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखना था, हिरार्चिकल सिस्टम, वो सब इसमें जानना है। तो ये इंट्रोडक्शन है, तुम लोग थोड़ा सा इनिशियली जो डाइवर्सिटी है उसको पढ़ के रखना, उसमें ये सब चीज तुमको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास इसको हम फिर स्टार्ट करेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन इसलिए बताया क्योंकि वो जो मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो डिस्कवर्ड वगैरह वो सब तुमको वहां पे मिलेगा, बट वर्ड जैसे
क्लासिकल आएगा, मॉडर्न आएगा, फिर हम लोग उसमें टू किंगडम, नेचुरल सिस्टम, फिर उसका इस तरह से वर्ड आएगा, वो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोलो क्लियर है अभी यहाँ तक? बताओ आज जो बताया वो क्लियर है, समझ में आया कुछ कुछ, कैसे डाइवर्सिटी से सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी आए, फिर कैसे इस तरह से ये आई मीन आइडेंटिफिकेशन होना चालू हुआ, क्लासिफिकेशन होना चालू हुआ, बताओ क्लियर है? यस सर। ठीक है, टैक्स और हाँ बोलो टैक्स बोलो। दोनों एक ही चीज है ना? हाँ दोनों इंटरचेंजेबल ही वर्ड है, बट टेक्सोनॉमी में वही बोला कि अरेंज करो रूल के हिसाब से, और ये बोला ये कैसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी कैटेगरी को उसके एग्जैक्ट प्लेस पे हमको रखना है। दोनों एक ही चीज है, दोनों इंटरचेंजेबल चीज है। वो कुछ कुछ चीज हम लिखवाएंगे भी, ठीक है, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। वैसे बोल यही रहा, दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है। ठीक है ठीक है। तो आज हम लोग इतना हुआ इंट्रोडक्शन, तुम लोग को एनसीईआरटी बस एक बार रीड करना, क्योंकि ये सब इंट्रोडक्शन में ही मिलेगा, और वहां से 2-3 क्वेश्चन बनता है, जैसे मिलियन ऑफ स्पीसीज कितना डिस्कवर्ड हो चुका है, तो 1.7 to 1.8 मिलियन। बायोडाइवर्सिटी का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होता है, और कुछ साइंटिस्ट का नाम की टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक में टेक्सोनॉमी का रूलिंग क्या था, तो ये 3 रूल था। ठीक है, इसको तो बस एक बार रीड करना ना एनसीईआरटी, ठीक है, उसका तुमको अपने आप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग सारा इसका इस टॉपिक का जो भी है वो हम लोग समझेंगे भी, लिखेंगे भी। ठीक है, और एक काम है, हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ा समझाएंगे उसको लिखवाएंगे, थोड़ा समझाएंगे उसको लिखवाएंगे, ताकि 2 दिन तक, मतलब एक दिन समझाने के बाद 2 दिन तक लिखना पड़ जाता है, तो वैसे में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो सकता है घट जाता होगा, बट हम अब वही सोचे कि थोड़ा सा समझाएंगे फिर लिखवाएंगे, फिर समझाएंगे फिर लिखवाएंगे। इस तरह से क्या होगा, डेली समझेंगे भी लिखेंगे भी, जो समझ लेंगे वो लिख लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें? क्वेश्चंस नहीं मिला अभी, ये नहीं मिल रहा है क्या? मतलब अच्छा ये चैप्टर कंप्लीट होने दो, उसके बाद फिर हम भिजवाएंगे, ऐसा नहीं है, और अपने वहां से मिल जाएगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है। चैप्टर ये जैसे कंप्लीट होगा तुमको फिर मिलते रहेगा, फिर तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना, फिर हम लोग आगे टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज भी तुम लोग हो सकता है मिलेगा। ठीक है ना? चैप्टर का क्या बोले? चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होगा सर चैप्टर का? हाँ टेस्ट बाद उसके बाद ही होगा, और मॉड्यूल वगैरह प्रैक्टिस सेट भी इसके बाद मिलते जाएगा, मतलब चैप्टर कंप्लीट तो मिलते जाएगा। हो सकता है पहले मिले, बट अभी इनिशियल है इसलिए अभी नहीं दिया जा रहा होगा, बट वो मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे आगे, बस एक बार रीड करना। ठीक है, ओके, हाँ, थैंक यू। ठीक, हाँ वेलकम।